बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेजर जनरल आसिफ गफूर से DGISPR की जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं और उन्हें ओकाड़ा GOC मुकर्रर कर दिया है। और उनके बाद मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को नया DGISPR मुकर्रर किया गया है। इस तब्दीली को मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ एंगल्स दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट पढ़ा, बड़ी हैरानगी हुई उसे पढ़कर। वो लिखा था उस ट्वीट के अंदर कि अगर पूछा गया या पूछा जाए कि मेजर जनरल आसिफ गफूर को तब्दील कैसे किया गया, तो कहना गुराया आया था। और इंडियन मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं वो आपके सामने है। उसकी तफसील भी बात करेंगे कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्यों मेजर जनरल आसिफ गफूर को ये जिम्मेदारियों से अलग करके DGISPR के GOC मुकर्रर किया गया है। फैक्चुअली आपके साथ बात करेंगे, कोई इसमें किसी की खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपको नाज़रीन इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल सरजनिश की थी फैसल वाडा की, और आज बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त एक्शन लिया है फैसल वाडा के इस इक़दाम का, और उनसे 2 हफ्तों में वजाहत तलब कर ली है। और कल गुज़िश्ता रोज़ एक खबर मीडिया के ऊपर चली थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को ये मोहलत दी है कि 3 माह के अंदर नया नैब कानून लाया जाए। उसका पस मंज़र क्या था ये किसी ने नहीं बताया। उस अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर दिया गया। उसका पस मंज़र ये मेरे सामने है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा गया है और क्या वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को 3 माह की मोहलत दी है कि आप नैब कानून के अंदर तरमीम ले आएँ। नाज़रीन, ये नैब कानून में तरमीम लाने का मकसद कोई 2891 मिलियन रुपए ख़जाने में वापस लाने हैं। इस हवाले से तरमीम करने की हदायत या तरमीम करने के हवाले से एक अदालती हुक्म कल जो है वो जारी किया गया है। ये 2891.400 मिलियन रुपए का माजरा क्या है, मामला क्या है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की तब्दीली हुई है ये अमूमी तब्दीली है। इसे मंसूब किया जा रहा है मुख्तलिफ बातों के साथ, गुराया के साथ, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लिबरल जो हैं, वो जिस तरह का उनका अंदाज़ है इसे बढ़ा चढ़ा कर मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मंसूब कर रहे हैं। बल्कि जो फैसल वाडा साहब का इशू है, जो उन्होंने प्रोग्राम में जो हरकत की थी अनएथिकल, उसके साथ भी मंसूब किया जा रहा है कि यह मामला उसके साथ कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जबकि हकीकत यह है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला था, तो उनसे पहले मेजर जनरल आसिफ सलीम बाजवा थे। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें तब्दील करके जो है वो मेजर जनरल आसिफ गफूर को DGISPR में लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर मैं एक ये बात कर दूं कि जो ये बात कर रहे हैं कि जाने वाले चले गए, लेकिन मैं इसके साथ ऐड करूंगा कि जाने वाले तो चले गए, लेकिन आने वाला जाने वाले से ज़्यादा जो है वो मैंने ये देखा है, ज़्यादा सख्त पाया है, ज़्यादा जो है उसे दुश्मनों के लिए ख़तरनाक भी पाया है। अगर आप आर्मी चीफ की बात करें तो जनरल रहील शरीफ जब आए थे तो उन्होंने किस तरह से दुश्मनों के ऊपर, दहशतगर्दों के ऊपर, इंडिया के ऊपर अपनी धाक बिठाई थी अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के साथ। लेकिन जब वो गए, उनके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला, जिम्मेदारियां संभाली। तो हम दुनिया न्यूज़ में उस वक्त होते थे, मैं उस वक्त दुनिया न्यूज़ में होता था, तो मैंने जो बीट कवर करते थे डिफेंस की, मोहम्मद इमरान साहब, उनसे ये पूछा कि इमरान साहब तकरीबन को 2-3 माह के बाद पूछा कि बाजवा साहब जो है वो उस तरह से हमें मुतहरक नहीं दिखाई दे रहे जिस तरह से जो है हमें जनरल राहील शरीफ जो है वो दिखाई देते थे। उस पर मोहम्मद इमरान साहब ने हमें कहा कि अभी थोड़ा आप वक्त दें, 6 माह का वक्त दें, और 6 माह के बाद देखेंगे कि जनरल राहील शरीफ से बाजवा साहब जो है वो ज़्यादा मुतहरक दिखाई देंगे और दुश्मनों को जो है वो अपने नाक खट्टे जो है कर देंगे जनरल बाजवा साहब अपनी डॉक्ट्राइन से। और फिर वही होया, हमने देखा। और जिस तरह से जनरल आसिफ सलीम ने ISPR को नई जहतें बख्शी, उसमें तोसी दी, नई नई चीज़ें उन्होंने मुतारफ़ कराई, उसके बाद जनरल आसिफ गफूर ने जिम्मेदारियां संभाली DGISPR के। उनके भी पहले कुछ माह जो है वो ठंडे दिखाई दिए, कुछ ज़्यादा गर्मा गर्मी नहीं दिखाई नज़र आई। लेकिन उसके बाद जब मामला जो है वो चल पड़े आगे, इंडिया के साथ बॉर्डर के ऊपर जो है वो LOC की वायलेशंस भी ज़्यादा होनी शुरू हुई, और 5th जनरेशन वॉर जो है वो इंडिया की जानिब से और उसके साथ साथ लिबरल्स की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च की गई, तो बड़े ही मौसर अंदाज में
साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ सलीम बाजवा से ज़्यादा मौसर अंदाज में जो आसिफ गफूर साहब थे, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने DGISPR को चलाया। और फिर भारत को एक लम्हा वो भी आया कि अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी, अपनी नाकामी का एतराफ़ करना पड़ा कि पाकिस्तान का जो इदारा है पाक फ़ौज का ISPR, उस जैसा इदारा इंडियन फोर्स के अंदर भी होना चाहिए और कोलेटरल एफर्ट्स के साथ, मुश्तरका एफर्ट्स के साथ, जहां से जो भी परफॉर्मेंस हो फौज की, उसे इंडियन अवाम के सामने रखा जाए। और उन्होंने कहा और ये माना कि DGISPR अपना किरदार, अपनी जिम्मेदारियां इंतहाई अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहा है। ये दुनिया के सामने रिकॉर्ड है। इंडियन फोर्सेस ने ये खुद जो है वो दुनिया के मीडिया के सामने एडमिट किया। अच्छा, ये एक अमूमी तब्दीली थी। अब ये तब्दीली कर दी गई है। नए मेजर जनरल जो हैं वो बाबर इफ्तिखार ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तो मैंने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि जो लोग मिठाई खा रहे हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर की तब्दीली के ऊपर, वो कोई 5-6 माह थोड़ा सा सब्र कर लें और उसके बाद फिर देखें कि आया कि उन्हें मिठाई खाने की इस तब्दीली के ऊपर ज़रूरत है या नहीं। चूँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तब्दीली जो आती है जाने वाले के बाद, जो नया आने वाला होता है वो उससे ज़्यादा सख्त होता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज के अंदर हर शख्स जो है वो दूसरे का मुतबादल है और ज़्यादा सलाहियतों के साथ उभर कर सामने आता है। और दूसरी बात जो फैसल वाडा के हवाले से मैंने की कि इस मामले को उससे मंसूब किया जा रहा है कि बूट का जो इशू था फैसल वाडा का, वो मेजर जनरल आसिफ गफूर की तब्दीली की वजह बना। ये अमूमी तब्दीली है। 2-2.5 साल उन्हें वहाँ पर हो चुके थे, 3 साल की ये जो है वो पोस्टिंग होती है और ये स्टाफ पोस्टिंग थी। स्टाफ पोस्टिंग का किसी भी सर्विंग जनरल को, सर्विंग ऑफिसर को कोई फ़ायदा जो है उसकी प्रमोशंस के अंदर नहीं होता। फ़ायदा होता है कि जब आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है, फील्ड पोस्टिंग के नंबर्स होते हैं और फील्ड पोस्टिंग के नंबर्स और जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर आप आगे तरक्की करते हैं। मेजर जनरल से आप लेफ्टिनेंट जनरल बनने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो फील्ड पोस्टिंग होना ज़रूरी है अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बनना चाहते हैं और आगे तरक्की करना चाहते हैं। तो ये मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की तनज़ली इसे नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि प्रमोशन की जानिब उनका एक कदम है जिस जानिब वो बढ़ गए हैं। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज नोटिस लिया है, कल हामिद मीर साहब बहुत जोर डालते रहे, बहुत स्ट्रेस करते रहे फैसल वाडा के ऊपर कि आप अपने इस इक़दाम के ऊपर या तरीक़ाकार के ऊपर कम अज़ कम जो है वो माजरत कर लें, लेकिन उन्होंने माजरत नहीं की, पशेमानी का इज़हार नहीं किया, अफसोस का इज़हार नहीं किया। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सारे मामले का नोटिस लिया है और फैसल वाडा से जो है वो दो हफ्तों के अंदर जो है वो उनसे वजाहत मांगी है कि आप बताएं कि ये जो आपका इक़दाम है ये इस पर आप क्या कहते हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है। अब 2 हफ्तों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है, लेकिन इसे भी एक नया रुख ये देने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर इंसाफ ये है कि 2 माह के लिए काशिफ अब्बासी साहब का ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम बंद कर दिया गया, लेकिन उस प्रोग्राम का जो मुल्ज़म था, हकीकी मुल्ज़म, शरीक मुल्ज़म को 2 माह की सज़ा दे दी, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। लेकिन असल जो मुल्ज़म था फैसल वाडा, उसको सिर्फ 2 हफ्तों की सज़ा दी। 2 हफ्तों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया और फैसल वाडा के जो प्रोग्राम के अंदर वो शरीक होते थे उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ये मामला अब 2 हफ्तों का नहीं है। जब उनका बयान आएगा, ज़ाहिर सी बात है कि अब फैसल वाडा को अपने इक़दाम के ऊपर माजरत, अफसोस, पशेमानदगी जो भी होगा ये इसको बताना पड़ेगा या इस किस्म के किसी भी जो है वो अल्फाज का इजहार जो है वो उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है, किसी और अंदाज से पेश किया जा रहा है कि ये शायद एक अनहोनी नहीं बल्कि एक एक्शन हुआ है फैसल वाडा के खिलाफ और मेजर जनरल आसिफ गफूर के खिलाफ। और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको रखा था कि ये माजरा क्या है 2891 मिलियन का, कि एक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था प्ली बार्गेन के हवाले से 25A 2016 को, और सो मोटो नंबर है 17। और ये एक्चुअली प्ली बार्गेन नहीं है। 2 चीज़ें हैं नैब के लॉ के अंदर। एक प्ली बार्गेन है जिसे PB कहते हैं, एक वॉलंटियर रिटर्न है जिसे VR कहते हैं। ये जो 25A का मामला है ये वॉलंटियर रिटर्न का है और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले का एक्शन लिया और इसमें इशू ये आ रहा था कि जो भी सरकारी अफसरान VR कर रहे थे वॉलंटरली रकम करप्शन की जो उन्होंने लोगों से खजाने से लूटी होती थी, वो फौरी तौर पर जब उनके खिलाफ तहकीकात इंक्वायरी शुरू होती थी वो पैसा वो वापस कर देते थे। और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा था वो ये हो रहा था कि पैसा वापस करने के बाद
उन सरकारी अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था, बल्कि वो दोबारा से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते थे और दोबारा से उसी करप्शन का आगाज कर देते थे। तो इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और 24 अक्टूबर 2016 को ऑर्डर जारी कर दिया कि अब कोई भी वीआर नहीं होगी, ता वक्त यह कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर कोई हतमी फैसला ना कर दे। लेकिन जब यह मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस हुकूमत की जानिब से यह बताया गया कि हम जो वीआर का लॉ है, जिसके अंदर सरकारी मुलाजिम को नाअहल नहीं किया जाता, बरतरफी उसकी नहीं की जाती, नौकरी से निकाला नहीं जाता, इस कानून में तब्दीली कर रहे हैं। लेकिन वो तब्दीली आज तक नहीं हो पाई। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जब वीआर से रोक दिया 24 अक्टूबर 2016 को, तो आज तक ये रकम उन सरकारी अफसरान से जो कि 2891.424 मिलियन वसूल किए जाने थे, वो वसूल ना हो पाई। ये पैसे अभी तक फंसे हुए हैं और ये पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं जो उन सरकारी अफसरान ने लूटे थे। तो चीफ जस्टिस ने ये डायरेक्शन की है पार्लियामेंट को भी, आप इस मामले के ऊपर ये डिसाइड कर लें कि जो भी सरकारी अफसर पैसे वापस करता है, क्या उस पर पेनल्टी होनी चाहिए, उसे मुलाजमत में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और उसे उसकी नाअहली होनी चाहिए या नहीं। तो ये इस मामले के ऊपर लेजिस्लेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस मामले पर भी अगर हुकूमत लेजिस्लेशन कर लेती है और मामले के ऊपर भी कर लेती है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 माह के अंदर ये लेजिस्लेशन ना हुई, तो फिर हम मेरिट के ऊपर इस मामले को निपटाएंगे और फिर जाकर ये जो 3 अरब रुपए, तकरीबन कोई 3000 मिलियन रुपए फंसे हुए हैं, ये शायद खजाने में वापस आने का काम शुरू होगा। काजी फाइज ईसा के हवाले से एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जो कि मेरी इससे पहली वीडियो का पार्ट 2 है, लेकिन चूंकि ये सडन जो है वो डेवलपमेंट हुई है और इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ी है। उसमें मैंने कहा कि काजी फाइज ईसा का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है आइंदा हफ्ते के लिए, लेकिन अभी 2 जजेस की अवेलेबिलिटी क्लियर नहीं है। तो उन जजेस की अवेलेबिलिटी क्लियर हो चुकी है। 20 जनवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो दरखास्तें हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और बेंच में कोई तब्दीली नहीं हुई। जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन तब्दील हो गई थी, जस्टिस उमरता बंदयाल काउंसिल के मेंबर बने हैं, लेकिन उन्हें बेंच में रखा गया है कि वो इस केस का फैसला करके बेंच से निकलें और फिर मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाएं। तमाम फरीकैन को, जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इससे पहली वीडियो में मैंने कहा कि जो खालिद मकबूल हैं, उनका इस्तीफा अभी तक वजीर आजम इमरान खान को मौसूल नहीं हुआ। तो अब वो इस्तीफा जो है, खालिद मकबूल इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। उनकी फरूख नसीम से भी आज मुलाकात हुई है और इतलात ये भी है कि वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात हुई, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। फरूख नसीम से मुलाकात की तस्दीक हो चुकी है और उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान को पहुंचा दिया गया है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, लेकिन इस अपील के अंदर नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो प्रूडेंस दिखाई गई है वो कानूनी टीम की जानिब से परवेज मुशर्रफ की, वो भी अगली वीडियो जो मैं कल डालूंगा उसमें आपको बताऊंगा भी क्या प्रूडेंट दिखाई गई थी। लेकिन उसमें परवेज मुशर्रफ साहब के लिए कुछ मुश्किलात जो हैं वो पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। वो मुश्किलात क्या हैं वो भी आपके साथ अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपके साथ शेयर